डीए न्यूज प्लस के बस्तर की बात कार्यक्रम में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, शिक्षा के क्षेत्र से रिटायर्ड प्राचार्य श्रीमती सुषमा जी और सामाजिक क्षेत्र से श्री दिलीप घोष ने मंच को संबोधित किया। पर स्वास्थ्य के क्षेत्र से श्री वीरेंद्र सिंह, कृषि के क्षेत्र से श्री बालेश दुबे ने मंच को संबोधित किया। कार्यक्रम में कुछ लोग कर्मवीर सम्मान से भी नवाजे गए, जिसमें दिलीप घोष, विश्वजीत भट्टाचार्य समेत संगीतकार और गायक एनडी चक्रवर्ती शामिल रहे। तो शिक्षा के क्षेत्र में बस्तर की क्या बातें हैं, अपने उद्बोधन में डॉक्टर सुषमा झा यहां पर बताएंगी, जो इस क्षेत्र की बेहद विशेषज्ञ शख्सियत है। सुषमा झा मैडम। मैत्री संघ के सभागार में सर्वप्रथम मैं आदरणीय अरुण भद्रा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगी, जिन्होंने डीए न्यूज प्लस को हमारे बस्तर की धरा तक लाया है। मंच पर आसीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों को मैं सादर अभिनंदन करती हूं। आप एक अविस्मरणीय पल के साक्षी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये ठीक है कि समय जो है डिजिटल है, कंप्यूटर की सुविधाएं हैं, पहुंच बढ़ गई है, लेकिन फिर भी एक विशेष विधा, एक विशेष तकनीक और एक विशेष टीम को लेकर कहीं पर हम इकट्ठे होते हैं तो वो प्रशंसा के पात्र हैं। तो मैं पुनः अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बात चल रही है शिक्षा की। जब बस्तर संभाग था, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव सब हमारे साथ मिले हुए थे। उस समय परिस्थितियां कुछ भिन्न थी। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सबको विदित है। 4 प्रकार की बोली भाषाएं यहाँ प्रचलित है: गोंडी, हल्बी, धुरबा। और लोगों की बोली भाषा में, जैसे कि अभी चर्चा हुई थोड़ी देर पहले, कि 10 कदम पर इन बोली भाषाओं में कुछ ना कुछ अपभ्रंश आ जाता है और बोलियां बदल जाती। हमको बच्चे मिलते हैं, ज्यादातर ऐसे बच्चे जो हिंदी से थोड़े से दूर हैं। फिर भी अभी की वर्तमान की स्थिति में जब बस्तर जिला का आकार थोड़ा छोटा हुआ और विभिन्न जिले अलग हो गए, तो ऐसा लगता है कि पूर्व की तुलना में अभी शिक्षा बहुत दूर तक पहुंच मार्ग बना ली है। पहले हमें भय लगता था। यदि लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में आप जाते थे तो बिनता, मारडूम, मैं आपको बता दूं, विगत 40 वर्षों से मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूं। और जो सर्व शिक्षा अभियान जब चला, जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं और मंचस्थ सभी ये जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के समय जो जोर शोर की योजना चली शासन और प्रशासन से पूरे राष्ट्रव्यापी, उस समय जो शालाओं का निर्माण हुआ वो दूरस्थ अंचलों तक, हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों तक पहुंचा है। हर 3 किलोमीटर में प्राथमिक शाला बन गए, हर 6 किलोमीटर में माध्यमिक शाला। और तो और यदि आप इस चीज को नहीं जान रहे हैं तो मैं कम से कम युवाओं को बताना चाहूंगी कि क्या आपको पता है कि हल्बी और गोंडी दोनों ही भाषाओं के, धुरबा बोली भी जो लगभग विलुप्त होने के कगार में, इन सब बोलियों की किताबें भी बन गई जो हिंदी में ट्रांसलेट है। इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षक जो है अब धीरे धीरे सुसंपन्न हो गए। फिर शासन द्वारा प्रदत्त, शासन का अर्थ यही है कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करी, शासन का सीधा सा अर्थ है कि शालाओं तक कौन सी चीजें पहुंच रही। सभी चीजें तो अशासकीय संस्थाओं को मिलती है ऐसा नहीं, शासकीय संस्थाओं को भी शासन और प्रशासन से जो चीजें मिली है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, इस चैनल के माध्यम से ही आप आइए और बस्तर के उन शालाओं को देखिए जहां तक आप जा नहीं पाए। आप कभी बिनता की प्राथमिक शाला को देखिए, मारडूम के प्राथमिक शाला को देखिए, आप इधर अंदर की तरफ जाते हैं केसलूर से आगे बास्तानार के स्कूलों को देखिए, जहां गोंडी बोलने वाले, गोंडी भाषा को जानने वाले ज्यादा हमारे विद्यार्थी हैं। वहां कैसे शिक्षक काम करते हैं? सभी के पास सुविधाएं पहुंच चुकी है, वो किताबें पहुंच चुकी है जो उस बोली का हिंदी में रूपांतरित करते हुए बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे हमारे प्रयोगशालाएं सुसंपन्न हो गए। आज से 20 से 25 साल पहले जब बीपी की योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं वो जानते हैं। डीपीई एक
योजना थी, एक सामाख्या योजना थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान आया, अभी आरएमएस आया हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए। सभी योजनाओं का एक ही लक्ष्य कि विद्यार्थियों तक सुलभता से किताबें पहुंचे, बालिकाओं के लिए शौचालय बने और जिस बोली भाषा में बच्चों को समझ में आए उन शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। तो सुसंपन्न है हमारा बस्तर। ये एक भ्रामक धारणा है कि यहाँ के बच्चे कमजोर हैं। शासकीय शालाओं की बात मैं इसलिए ज्यादा करती हूँ कि अशासकीय शालाओं में अधिकांश हमारे बच्चे संपन्न घरों से आते हैं और सुविधापूर्ण ढंग से रहते हैं। शासकीय शालाओं में सुविधा कम थी, देखिए मैं थी कह रही है नहीं, शासकीय शालाओं में सुविधाएं कम थी, पर वर्तमान स्थिति में शासकीय शालाएं भी किताब, बैठने की व्यवस्था, भवन, जल, शौचालय, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, सभी दृष्टि से सुसंपन्न हो गया। अब बस कमी सिर्फ यही है कि हमारे शिक्षक प्रेरित हों और शिक्षकों के ऊपर जो उच्च अधिकारी और उनके ऊपर जो अमला है वो इनको प्रेरणा स्वरूप ये बात समझाने की कोशिश करे, नव युवा वर्ग को समझाए कि शिक्षक की कला में वो कैसे पारंगत हों ताकि हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे उसको ग्रहण कर सके और पढ़ सके। जब भी आपको मौका लगे, पास का नहीं, थोड़े अंदर के स्कूल में जाइए। यहाँ बड़े गारावंड का एक स्कूल है, उसका उल्लेख करना चाहूंगी, और एक हायर सेकेंडरी स्कूल जामावाड़ा मैं जरूर चाहूंगी। हमारे तो बस्तर विधायक भी और आदरणीय किरण देव जी जगदलपुर विधायक यहाँ नहीं है, परंतु उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो जनप्रतिनिधियों से तो मेरा आग्रह है कि हायर सेकेंडरी स्कूल जामावाड़ा, बड़े गारावंड, आप इधर जाएंगे बास्तानार के अंदर केसलूर का स्कूल जो काफी प्राथमिक शाला, उनको देखिए किस प्रकार से पूरी लेबोरेटरी संचालित हो गई और शिक्षकों की नियुक्ति भी अब उस प्रकार से नहीं हो रही है जैसे पहले जब बहुत पहले की बात कर रही हूँ ना, आज से 50 साल पहले की बात करते। मुझे शासकीय सेवा में 40 वर्ष हो गए। जब मैं आई तो प्रशिक्षित होकर आई, पर मेरे से पूर्व जो शिक्षक थे वो अनुभवी थे पर प्रशिक्षित नहीं थे। बाद में उन्होंने प्रशिक्षण लिया। अभी एक नीति बन गई है, जब तक आप शिक्षकीय प्रशिक्षण से पास आउट होकर नहीं होते, उत्तीर्ण होकर आप वहां तक नहीं पहुंचते हैं, हमारे बच्चों तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात। एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान, अपने शिक्षा से जुड़े हुए अस्त्र शस्त्र और समय का पाबंद होना चाहिए। यदि शिक्षक को यही नहीं पता कि जिस विद्यालय में उसकी नियुक्ति हुई है, इस पे ध्यान दे, शिक्षक को ये पता होना चाहिए जिस विद्यालय में उसकी नियुक्ति हुई है वहां जो बच्चा है वो कौन सी बोली भाषा को जानता है। यदि यहाँ हल्बी बोली की बहुलता है तो शिक्षक में उस बोली के लिए पारंगत होने की कला होनी चाहिए। हमारा बच्चा ऐसा नहीं है कि आपने अंग्रेजी बोला और वो समझ लिया, आपने शुद्ध हिंदी में उसको समझाने की कोशिश की, वो समझ लेगा। मैं शहर की स्कूल की बात नहीं बोल रही, मैं बस्तर जिले की बात करती हूँ, जहां अंदर तक मेरे बच्चे फैले हुए, हमारे बच्चे, और जो अपनी बोली भाषा से समझने की करते। ये पहली शर्त होनी चाहिए। आपकी नियुक्ति जिस शाला में है, आप पहले बच्चों को चिन्हांकित कर लीजिए और उस प्रकार से समूह में उनको बैठाकर पढ़ाने की कोशिश करिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बालकों में या बस्तर के बालकों में समझदारी की कमी है। यदि बस्तर के बालकों में समझदारी की कमी होती और शासकीय शालाओं संसाधन युक्त नहीं होते तो फिर मेरे बस्तर जिले से 2-2, 3-3 कलेक्टर और कमिश्नर कैसे निकलते। आपको पता होना चाहिए, सबको पता होगा। ये मैं मंच के माध्यम से बड़े गर्व से बताना चाहूंगी, बस्तर हाई स्कूल जब वो अभी जो जगतू महारा हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहां का पढ़ा हुआ विद्यार्थी आदरणीय श्री विनीत नंदनवार, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, वो कलेक्टर बने। मेरे बैचमेट रहे आदरणीय श्री त्रिलोक महावर जी, मेरे साथ पढ़े हैं। वो कॉमर्स के विद्यार्थी, मैं विज्ञान की विद्यार्थी रहे। इसी शासकीय स्कूल से और इसकी शासकीय महाविद्यालय से शिक्षा उन्होंने पढ़ा और आज वो कमिश्नर होकर रिटायर। तो एक बार तो मेरे बस्तर के बच्चों के लिए आपको ताली बजानी ही चाहिए। नहीं, बस्तर में ठीक है कि बोली और भाषा से जुड़े हुए बच्चे हिंदी और इंग्लिश को धीरे से ग्रहण करते हैं,
पर जैसे उनकी समझ विकसित होती है, हमारे शिक्षक लगे रहते हैं उनके पीछे, तो वो उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगी डीए न्यूज प्लस का कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं बता सकूं कि अब शिक्षा को जानने समझने के साथ शिक्षकों को संगठित करना और विद्यालय पहुंच मार्ग को और बेहतर करने का बीड़ा उठा ले। जब सारे लोग एकजुट हो जाएंगे तो शिक्षा की अलग को जगाने के लिए बहुत ऊंची आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे अब तैयार होने लगे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि शासकीय शालाओं में अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के विशिष्ट स्कूल भी खुल गए। विगत वर्षों में आत्मानंद स्कूल खुले जो बहुत सारे शालाओं में हैं और वहां विशेष प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षकों और शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो पुनः धन्यवाद मुझे शिक्षा के बारे में बोलने देने के लिए। विषय बहुत विस्तृत है और वर्षों का मेरे पास अनुभव है। कभी ऐसा मंच मिले और इस चैनल में मुझे फिर बुलाया जाए तो मैं एक एक चिन्हांकित शाला मैं शिक्षकों की सूची के साथ और वर्तमान 2324 में जो दर्ज संख्या है और वहां जो संसाधन है चित्र के साथ और संख्या के साथ मैं यहाँ मंच से या चैनल के माध्यम से जरूर प्रस्तुत करूंगी। बस्तर संभाग, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के नक्शे में ही नहीं पूरे राष्ट्र के नक्शे में है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे परंपरा के रूप में हो। हम सर्वप्रथम हैं और सर्वप्रथम ही रहेंगे। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर सुषमा झा मैडम। अब मैं घोष दादा से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और अपना संबोधन दें। घोष दादा, सबसे पहले हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मैत्री संघ की ये जगह सौंपी, हम लोगों को सहयोग किया। घोष दादा पूरे सम्मान के साथ। आज डीए न्यूज प्लस चैनल का बस्तर जगदलपुर में लॉन्च किया जा रहा है। न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री भद्रा जी, आदरणीय मंचासीन आदरणीय श्री शुभीर नंदी जी, आदरणीय शिक्षाविद श्रीमती सुषमा झा दीदी, आदरणीय मिंटू कर जी, आदरणीय कृषक भाई बस्तर के दुबे जी, प्रिय श्री राजेश चौधरी जी, सामने में हमारे मैत्री संघ संगठन के वरिष्ठ सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्य श्री डीबी बराल जी, श्री संजीव शील जी, श्रीमती प्रतिमा धर जी, श्रीमती प्रतिमा राय चौधरी एवं सरिता धर जी, बाजू में बैठे हुई हमारी दीदी, सामने बैठे हैं मुकुल दादा, श्रीमती पाल दी, हमारे मित्र श्री ठाकुर साहब कोंडागांव से आए हैं, पीछे हमारे दिलीप दादा और सभी लोगों का मैं मैत्री संघ मंच से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस पावन अवसर पर मैत्री मंच, मैत्री संघ, मैत्री मंच की बात है। मैं वही मैत्री संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं यही कहूँगा कि यह आप्रवासी बंगालियों के द्वारा बनाया हुआ यह संगठन है, जिसमें हम बंगालियों की संस्कृति को, हमारी सामाजिक पहचान को बरकरार रखने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए यह मैत्री संघ बनाया गया था 1960 में।
तब से आज तक लगातार हमारी दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, सारी बातें, सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं और हम हमारी पहचान बंगाली संस्कृति को इस प्रकार से बनाए रख रहे हैं। जगदलपुर में हमारा बंगाली समाज चारों दिशा में क्लब कॉन्सेप्ट में है। धर्मपुरा में एक बंगाली समाज है हमारे शहर में मैत्री संघ है और रोड के उस पार बंगीय समाज है। ओरना कैंप में भी है हमारे लोग। इस प्रकार से चारों तरफ से हमारा जो है बंगाली समाज काम कर रहा है अपनी संस्कृति को और हमारी सामाजिक पहचान को बनाए रखने के लिए। मैत्री संघ जगदलपुर बहुत कम पैसे में बहुत ही गरीब निम्न वर्ग के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दे रही है। साथ ही साथ ऊपर में काली मंदिर भी संचालित है। इस प्रकार से समय समय पे सारी गतिविधियां हम जारी रखते हैं। तो उससे पहले मैं हमारे एक ऐतिहासिक बात से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जब सबसे पहले 1919 से 1923 के बीच में भारत सरकार ने रेलवे के लिए इस क्षेत्र का सर्वे किया था, उस समय उस टीम में डॉक्टर आए थे कलकत्ता से, डॉक्टर दत्ता, एच.एन. दत्ता। तो उन्होंने उस समय सबसे पहले आए थे। एच.एन. दत्ता को हमारे बस्तर संभाग का पहला प्रवासी बंगाली होने का सम्मान है। एच.एन. दत्ता, सभी लोग याद रखें, डॉक्टर एच.एन. दत्ता पहले प्रवासी बंगाली थे इस क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने में। तो उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः जो है लोग आते गए और भारत के स्वतंत्रता से पहले ही बहुत बंगाली आ गए थे यहाँ पर। और धीरे धीरे अपनी संस्कृति को, मैंने बार बार कहा कि हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम संगठित होते गए और धीरे धीरे आज इस रूप में आए हैं। और एक बात आपको बता दूं कि यह मैत्री संघ रंगमंच, मैत्री संघ रंगमंच हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति वर्ग के लोगों के सांस्कृतिक गतिविधियां, नाटक हो या गायन हो या नृत्य हो, सभी के लिए ये रंगमंच बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनकी पहचान दी है। हमारे मैत्री संघ के सबसे पहले सांस्कृतिक सचिव थे विजय कुंडू। विजय कुंडू जी एक जबरदस्त डायरेक्टर थे बांग्ला भाषा के। वो अच्छा लिखते थे, अच्छा पढ़ते थे, अच्छा डायरेक्शन देते थे और उन्होंने जीवित रखा इस नाट्य शैली को, आगे बढ़ाया। उनमें से हमारे बीच आज शुबीर दादा हैं। शुबीर दादा के लिए भी बहुत जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि वो फिर दूसरी पीढ़ी के हमारे बंगला संस्कृति के डायरेक्टर हैं। और हिंदी और बंगला को लेते हुए आज हमारे बीच नहीं रहे बापीदा सत्यजीत भट्टाचार्य। वे भी एक बड़े डायरेक्टर थे हिंदी और बंगला में। उन्होंने भी बहुत सारे नाटक किए और बहुत सारे लोगों को उसने नाटक की विधा बताई। इस विधा को जीवित रखने के लिए मैत्री संघ रंगमंच आप सभी का हृदय से आभारी है। इसी के साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथ में ये बता दूं, मैं थोड़ा सा इस बारे में न बताना नाइंसाफी हो जाएगा कि आज भी जगदलपुर में जितनी ऑर्केस्ट्राएं चल रही है उसमें गिन के देखिए कितनी हमारी बंगाली लड़कियां और कितने हमारे बंगाली लड़के करते हैं। हमारी बहन पाल बहन, आप खड़े हो जाइए, इनके लिए ताली हो जाए भाई, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा गाती हैं, बोलती हैं। उसमें हमारे प्रतिमा
राय चौधरी, उनके लिए भी थोड़ा ताली बजा दीजिए, वो भी अपने क्षेत्र की गायिका हैं। तो इस प्रकार से बांग्ला संस्कृति को बचाए रखने, बनाए रखने और इसका आगे भी संवर्धन करने के लिए आप सबको धन्यवाद। और मुझे मौका दिया दादा को और शकील भाईजान को बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत के कलाकार भी मौजूद हैं, उनका भी हमको यहाँ पे कार्यक्रम वो करना है। तो अब मैं बालेश दुबे जी से अनुरोध करता हूं सम्मान के साथ कि कृषि के क्षेत्र में वो भी अपना उद्बोधन दें। आज एबी मीडिया हाउस रायपुर के डायरेक्टर अरुण भद्र जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं मेरी। आज एबी न्यूज के माध्यम से मुझे यह मंच मिला, मैं मंच साझा किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज बस्तर जिले में कृषि की दशा एवं दिशा क्या है, इसके ऊपर मुझे कुछ टिप्स देना है। पहले ये बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अलग है। और यहाँ के लोग, यहाँ की सोच, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो कृषि है उसका भी काम करने का ढंग अलग है। एक समय था जब हमारे बस्तर में बाहर से सब्जियां, अनाज, दाल, चावल का आयात होता था, लेकिन आज उन्नत कृषि के चलते आज हमारा बस्तर साग भाजी का हब बन गया है। इसके पीछे हमारी जो सरकार है उसकी योजना, उसकी नीति और उसका लाभ कृषकों को दिया। उस योजना का लाभ उठाकर हमारे कृषक आगे बढ़े, लेकिन बहुत सी अभी चीजें हमारे कृषि के क्षेत्र में होना है। जैसे हमारे कृषकों को मछली का उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं और उद्यानिकी में भी हमारे कृषकों को आगे लेके आना चाहिए। आज मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को एवं जनप्रतिनिधियों को कुछ बातें, कुछ टिप्स देना चाहता हूं। हमारे कृषक साग भाजी तो उगाते हैं, लेकिन उनके रख रखाव के लिए कोई साधन नहीं है। मैं शासन से मांग करना चाहता हूं कि हमारे हाट बाजार, जो बड़े बाजार हैं, उनके पास सोलर बेस्ड कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हो और मछली पालन के लिए कुछ गवर्नमेंट योजना बनाए। योजना तो बहुत सी है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, केवल सारे काम कागज पे ही हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे कृषक अपनी मेहनत से आज बहुत से फल जो विदेश से आयात किया करते थे, दूसरे प्रदेशों से आयात करते थे, आज अपनी मेहनत से आज यहाँ बस्तर में उगा रहे हैं और इसका निर्यात कर रहे हैं। हमारे किसानों ने एक संघ, बस्तर कल्याण संघ की स्थापना की है। उस संघ के माध्यम से हमारे जो छोटे किसान हैं उनको, हमारे जो बड़े किसान हैं और जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं उनको एक साझा मंच दिया है। उनके माध्यम से हमारे जो छोटे किसान हैं उनको जो हमारी जो आधुनिक तकनीकी है उसके बारे में जानकारी दी जाती है और जो भी नई जो
नई तकनीकी जो आती है उसके बारे में भी बताया जाता है। इससे एक फायदा हुआ कि आज हमारे कृषक मजबूत हुए हैं और साग भाजी फल फ्रूट जो भी है वो बाहर भेजा जा रहा है। हमारे चौधरी जी भी हमारे संघ के सदस्य हैं और इन लोगों इनके प्रयास से भी हमारे किसान, छोटे किसान जो है बहुत आगे आए हैं और उन्नत खेती की ओर अग्रसर हैं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ शासन के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक जो भी हैं वो अपने ऑफिस से बाहर निकलें और फील्ड में जाकर छोटे किसानों से संपर्क करें और अपनी जो भी तकनीक है और जो भी आधुनिक खेती की पद्धति है उसके बारे में हमारे किसानों को जानकारी दें। हमारे बस्तर के किसान मार्केटिंग के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। ये उत्पादन तो करना जानते हैं लेकिन इनको जो है ना बाजार करना नहीं आता। ये सबसे बड़ी विसंगति है। इस विसंगति को हमारे बड़े जो जागरूक किसान है, किसान कल्याण संघ हमारा संघ है और हमारे जो कृषि अधिकारी हैं और जो जिला अधिकारी हैं उनके माध्यम से बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए और जो मोटे अनाज हैं जैसे धान है, मक्का है, कोदो कुटकी, रागी है, इसकी बाजार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अभी कोंडा गांव में मक्का से एथेनॉल बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे क्या है, किसानों को बाजार मिल जाएगा और ये किसान भटकेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है, हमारे किसानों ने एमएसपी की मांग की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आज हम तो उत्पादन करते हैं, बड़े गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमने बहुत बढ़िया उत्पादन किया और हमारी इतनी कमाई होगी। हम अपनी हमारा जो कृषि उत्पाद है उसको हम बाजार लेकर जाते हैं तो उसके दाम नहीं मिलते। इवन कि जो हमारी जो लागत है वो तक नहीं निकल पाती। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हमको दे गवर्नमेंट। एक जैसे सपोज एग्जांपल टमाटर, जैसे टमाटर का मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस सीजन का कम से कम 10 रुपए होना चाहिए या जो भी बाजार भाव है तय करे गवर्नमेंट, तो एक किसान को एक भरोसा रहेगा कि यार मेरा टमाटर, मेरी सब्जी, मेरा अनाज आज इस भाव में बिकेगा ही। ये भरोसा देना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। मैं इस मंच के माध्यम से दोबारा मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूं कि कुछ चीजों का एमएसपी होना बहुत जरूरी है ताकि किसान ससम्मान अपने उत्पाद को बाजार लेकर जाए और उचित दाम मिले। इससे किसान सबल होगा, देश खुशहाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। अब मैं राजेश चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि बस्तर के व्यापार पर ये हमें संबोधित करें, राजेश चौधरी जी। और इसके बाद संदीप सामंत जी, श्रेया भट्टाचार्य मैम और बबला भैया, ये सब लोग आपको गीत सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शकील भाई। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई और शिल्पी सांस्कृतिक संस्था के संस्थापक भी और अध्यक्ष भी हैं सुबीर नंदी जी, और हमारे साथ हैं शिक्षाविद और बहुत ही सहयोगी। जब भी मैंने किसी भी बच्चे के समस्याओं को लेकर इनसे आग्रह किया, कभी भी इन्होंने मुझे खाली नहीं लौटाया
और उस बच्चे के भविष्य के साथ इन्होंने न्याय किया। आदरणीय सुषमा झा जी और हमारे बड़े भाई कांग्रेस पार्टी के सदस्य और किसान नेता बालेश भैया और समाज के हमारे बहुत ही ऊर्जावान और हम सभी के बड़े भाई मिंटू कर जी और हमारे आदर्श जो मंच में नहीं है परंतु परिसर के अंदर है, मेरे बड़े भाई सुधीर मंडल जी, ये समाज के बहुत ही समाज के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया। शायद उनके बारे में हर कोई नहीं जानता, पर मैं भी नहीं जानता था। आज से 5-7 साल पहले तक सिर्फ उनको जानता था। सुधीर मंडल जी हैं मेरे, इनके पापा और मेरे पापा दोस्त हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, एक रिलेशन है, बंगाली समाज के हैं। परंतु जब इनके साथ मैं पखानजूर गया तब उनकी हकीकत को मैं समझ पाया था। और उन्होंने जो आज से बहुत साल पहले 1972 में समाज के लोगों के लिए पखानजूर में जो किया है, वो पखानजूर के लोगों के मुख से जब मैंने सुना तब मेरा सीना और चौड़ा हो गया। और उस दिन से भी, उससे पहले से तो मैं मानता था, और उस दिन से उनका और भी मैं ज्यादा इज्जत करने लगा और उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा मैं रखता हूं, सुधीर मंडल जी। और एबी न्यूज पोर्टल जो हमारे यहां अभी चालू होने जा रहा है, मैं हमारे सम्मानीय अरुण भद्रा जी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्या मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो राजनीतिक हलचलों पे से गुजरता हूं, तो अरुण भद्रा जी को मैंने देखा, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रहे, अरुण भद्रा का तो चलता है और मुखर होके बोलते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, ये मुखर होके बोलना ही उनकी पहचान है। और आज के इस मीडिया जहां हम देख रहे हैं, मीडिया को आज नए नए नाम से पुकारा जाता है हिंदुस्तान में, और ऐसे में एक मुखर व्यक्तित्व के द्वारा मुखर लोगों की टीम के साथ एबी न्यूज जो चालू करने जा रहे हैं, चालू हो चुका है और हमारे बस्तर में लॉन्च कर रहे हैं, निश्चित है ये बस्तर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और मुझे पूरा आशा है कि यह चैनल बस्तर की सारी बातों को मुखरता से उठाएगा और किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी सरकार से नहीं करेगा, ये मैं पूरा आशा करता हूं। और इनसे मेरा आग्रह भी है कि यह लड़ाई के रूप में जो आपने चैनल विपरीत परिस्थिति में खोलकर आज समाज और प्रदेश के सामने आप आए हैं, इसे बरकरार रखिए। और अरुण दादा से मैं कहना चाहूंगा, शकील भाई से मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपका चैनल को मैंने मुखर बोला है, तो आप पखानजूर में बांदे के जो हमारे बड़े भाई पवित्र घोष जी को लिए हैं, ये भी उतने ही मुखर है और किसी से डरने वाले नहीं है। और उस मुखरता से आपके चैनल को परलकोट क्षेत्र में ये जीवित करेंगे। आप इस बात को, मेरे बात को याद रखिएगा। और मैं हमारे बड़े भाई बालेश भैया से भी आग्रह करूंगा, किसानों की जहां बात आती है, वो कांकेर जिले का परलकोट क्षेत्र से बांदे से आते हैं और किसान नेता के रूप में आते हैं और किसानों के लिए ये दिन और रात मेहनत करते हैं। किसानों के लिए, किसानों की छोटी छोटी बातों को लेकर ये सरकार से लड़ते हैं। और आपको बधाई हो पवित्र दा कि आपने जो रास्ता अभी आपको मिला है, ये आप नीचे स्तर के किसानों को की बातों को भी ऊपर तक पहुंचा सकेंगे। बहुत बहुत आपको बधाई हो दादा। मैं मंचस्थ सभी आदरणीयों ने जितनी बातें रखी, सुषमा मैडम ने शिक्षा से संबंधित बातें रखी, उसी प्रकार से बालेश भैया किसानों की बात रखे, और भी जितने उपस्थित सभी ने अपनी बातें रखी, उन सभी बातों को मैं समर्थन करते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं कि
जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उस परिस्थिति को समझिए और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के क्षेत्र को और अपने प्रदेश को और अपने देश को सुरक्षित करने के बारे में ही सोचिए। मुझे व्यापार के लिए बोला गया है और व्यापार आज किस हद तक गिरा हुआ है ये बोलना थोड़ा कठिन है। व्यापार तब अच्छा होता है जब सरकार की नीति किसान मजदूरों के लिए अच्छी होती है। इसका मैं छोटा सा एक बात बोलूंगा, अगर आप और हमारे मिडिल क्लास और किसान मजदूर के हाथ में अगर पैसा आता है तो हम क्या करेंगे, हमारे परिवार के, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बाजार जाते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूं, जिसका आप चिंतन भी नहीं करते हैं, जितने उद्योगपति को लाभ अगर मिलता है, उनके हाथ में अगर पैसा आता है, वो कहां जाता है? तिजोरी में जाता है। डेवलपमेंट वहां नहीं आता, बाजार वहां से नहीं बढ़ता। और इसके बाद आज इस मंच से मैं खुले रूप से बोलता हूं, सरकार ने जो नियम बनाए हैं जीएसटी के, सरकार स्वयं ही आज तक समझ नहीं पाई है कि जीएसटी क्या है, और व्यापारियों को रोज नए नए नियम, रोज नए अमेंडमेंट, मतलब 2 साल में 110 अमेंडमेंट आ रहा है। तो जो सरकार 2 साल में 110 अमेंडमेंट लाएगा व्यापारी के लिए, व्यापारी उसको समझ के कब कार्रवाई करेगा और व्यापार किस तरह से करेगा, इन सब कारणों से व्यापार में बहुत फर्क आया है। लेकिन अभी वर्तमान में व्यापार में कुछ उठाव जरूर दिख रहा है, इसमें आप सभी का सहयोग रहे। कोई भी भूल त्रुटि हुई तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। आपने यहां बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच सुबीर नंदी दादा बैठे हैं, हमारे बेहद शानदार शख्सियत वाले जगदलपुर के शिल्पी सांस्कृतिक संस्था थे। अनुरोध है कि वो अपना बस्तर की संस्कृति के बारे में अपना उद्बोधन दें। भारत माता की। मैं धीरे बोल रहा हूं इसलिए आप लोग भी धीरे बोल रहे हो। भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। आज डीए न्यूज प्लस के लॉन्चिंग कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित हमारे सभी आदरणीय दर्शक दीर्घा में बैठे नगर के प्रबुद्ध जनों, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। डीए न्यूज प्लस के एमडी हमारे 36 वर्ष पुराने मित्र अरुण भद्रा जी एवं उनके टीम के सभी सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं सब देता हूं। बस्तर मां दंतेश्वरी की धरा पर एक न्यूज चैनल, नेशनल लेवल के एक न्यूज चैनल को लाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि आज जगदलपुर में डीए न्यूज प्लस का यहां लॉन्चिंग हुआ। और मुझसे जो मंच संचालन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कल्चरल फील्ड के बारे में कुछ बतलाएं। कल्चरल फील्ड चाहे बस्तर का हो, चाहे भारत का हो या चाहे वर्ल्ड का हो, ये विषय ऐसा है कि अगर कलाकार हमारे आसपास बैठे हुए हैं और मैं कल्चरल फील्ड की बात करूं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अभी जो बच्ची गाना गाई वो बहुत देर से बैठी थी कि कब मैं गाना गाऊंगी और लोग सुनेंगे और ताली बजाएंगे। ऐसे बहुत से कलाकार यहां बैठे हैं
जो गाना गाने के लिए तैयार हैं। इसलिए मुझे इस विषय में बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। फिर भी जहां बस्तर की बात आ रही है, तो बस्तर की कलाकृति दुर्लभ है। बस्तर की संस्कृति उदार है और बस्तर के लोग बहुत सरल हैं। यह है बस्तर की पहचान, और इसी पहचान से बस्तर आज विश्व में बस्तर के कल्चर को, फोक डांस हो, फोक सॉन्ग हो, वो वर्ल्ड में फेमस है। मैं एक छोटी सी संस्था जगदलपुर में चलाता हूं, आप सभी जानते हैं, शिल्पी। हम शिल्पी के सांस्कृतिक जब कार्यक्रम करते हैं तो उसमें जरूर बस्तर के फोक को इंक्लूड करते हैं, और तभी मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। तो बस्तर का जो फोक है वो इतना रिच है कि उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और रही बस्तर की अन्य बातें, बस्तर में क्या नहीं है, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो हो, तो ये हर चीज से परिपूर्ण एक जगह है बस्तर। अभी हम चांद पे पहुंच रहे हैं और ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि चांद में क्या है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि पूरे देश में दशहरा 9 दिन 5 दिन ये मनाया जाता है, लेकिन बस्तर एक ऐसा जगह है जहां पर ये 75 दिन तक मनाया जाता है। एक लंबा पर्व चलता है। ऐसे बहुत सी ऐसी चीजें बस्तर में है जिसको खोजने की आवश्यकता है। मैं तो ये बोलूंगा कि चांद में जाने से पहले अपने देश में ऐसे बहुत से स्थान हैं जिसमें हमको बहुत कुछ मिल सकता है, उसकी हम खोज करें। क्यों कभी कभी ऐसा होता है, हमारे घर पड़ोसी जो है बहुत अच्छा गाना गाता है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है। हम दूर से किसी को बुला लिए और गाना का कार्यक्रम कर लिए, लेकिन पड़ोसी बहुत अच्छा गाना गाता है। इसलिए बस्तर को जानना सभी के लिए आवश्यक है, जो देश के लिए सोचते हैं, जो चांद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं या चांद में पहुंच भी गए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि बस्तर को भी जाने। यहाँ की संस्कृति में वो चीज है जो और कहीं नहीं मिलेगा। अभी कल्चरल फील्ड की बात हो रही तो अचानक एक बात अभी मुझे याद आया। अभी कोविड का पीरियड था, जब कोविड समाप्त हुआ उस पीरियड में मैं कोलकाता में था और अचानक शांति निकेतन जाने का एक प्रोग्राम मेरा बना और मैं शांति निकेतन पहुंचा। बैसाख का महीना प्रारंभ हो रहा था। वहां पर शांति निकेतन का जो विश्वविद्यालय है वो उस दिन खुला, लोग आए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। 2 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम चला। मैं शांति निकेतन पूरा घूमने के बाद कई मूर्तियों को देखा, वहां पर मूर्तियां लगी हुई है। तो वहां बाकी सब मूर्तियां तो एज यूजुअल हर जगह दिख जाते हैं। मुझे अचानक भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति वहां दिखा। बिल्कुल उसी क्षण मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना शांति निकेतन में गुंडाधुर की मूर्ति लगे, क्योंकि यहाँ के ये जो क्रांतिवीर हैं, यहाँ के जो संगीत के क्षेत्र में हैं, यहाँ जो नृत्य के क्षेत्र में है, इनको भी पूरा विश्व जाने, पूरा देश जाने। इसलिए ऐसे शख्स का हमारे शांति निकेतन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का बनाया हुआ जो विश्वविद्यालय विश्व भारती, तो विश्व भारती में जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी जो सपना था उस सपने को वो साकार किए थे, ऐसे जगह पर हमारे बस्तर के कल्चर को ले जाना है, वहां पर स्थापित करना है, तब लोग जानेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं अरुण भद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो बस्तर की बात को
नेशनल और इसके बाद इंटरनेशनल लेवल में ले जाएंगे। इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। जिला शहर अध्यक्ष कांग्रेस सुशील मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में वो भी हमें संबोधित करें। सुशील मौर्य जी, आइए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की खबरों को एक नया अध्याय देने के लिए डीए न्यूज़ प्लस के इस उद्घाटन के शुभ बेला पर मैं बहुत ही सम्मानित आदरणीय अरुण भद्रा जी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बस्तर की वो हर वो खबरें जो दब जाती वो भी खबरें उठे और बस्तर हित में, बस्तर के परिप्रेक्ष्य में ऐसी खबरें आए जिससे बेहतर बस्तर बन सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आदरणीय भद्रा जी ने कहा है कि बस्तर के राजनीतिक परिदृश्य में बोलना है, इस मंच पर आदरणीय सभी हमारे प्रबुद्धजन और मंच के फ्रंट पर बैठे और सभी हमारे शहर के बौद्धी प्रबुद्ध आदरणीय जन, आप सभी जानते हैं कि बस्तर अब बोलने लग गया है और बस्तर के राजनीति में जो हमारे अब जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बस्तर विकास को अब प्राथमिकता देने लग गए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बहुत बेहतर काम किया और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बस्तर हित पर, बस्तर में जो समसामयिक बस्तर को जो जरूरतें हैं, खासकर रेल के मुद्दों पर, अभी भी बस्तर को बेहतर सड़क की आवश्यकता है, उस मुद्दे पर, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं बस्तर की आवाज बनकर उठे। दलगत राजनीति से हमारा उनको भी नैतिक समर्थन रहेगा, परंतु बस्तर की बात होनी चाहिए और शहर के सभी प्रबुद्ध जन हैं। एक कर्मा जी की एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन मुझे याद आ गई तो मैं बोल देना चाहता हूं कि कोई भी क्रांति या कोई भी विचारधारा जनमानस तक तभी पहुंचती है जब उस पर राजनीतिक दल के लोग आकर उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जरूरी नहीं कि कोई बस्तर की बात कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई या अन्य दल उठाए। आप भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरे हैं, आप लोगों के माध्यम से भी बस्तर की बात उठाई जा सकती है और उस आवाज को जो बस्तर हित की बात चाहते हैं, तमाम दलों के नेता और तमाम दल उस मुद्दे पर आपके साथ होंगे, क्योंकि बस्तर हमारा है और इस बस्तर को बेहतर बनाने में हम सबकी महती भूमिका होना चाहिए। जगदलपुर और बस्तर, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं दिल्ली या अन्य प्रांतों में तो पूछते हैं आप कहाँ के हैं, तो बस्तर को लेकर एक असमंजस वाली बात हो जाती है कि आप लोग नक्सल क्षेत्र से आते हो। तब धीरे धीरे यह परिदृश्य बदल रहा है और हम सबको बदलना होगा और आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के मुखी यहाँ जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सभी से निवेदन करता हूं कि जब भी बस्तर हित की बात हो और राजनीतिक मंच से हम लोगों को उठाना चाहिए तो आप हम लोगों को बिल्कुल मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप लोगों के मार्गदर्शन में हम सभी लोग मिलकर लड़ेंगे और बेहतर बस्तर के लिए एक प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, खासकर अरुण भद्रा भैया जी को और आपकी पूरी टीम को। मैं आपको बहुत लंबे अरसे से जानता हूं, आप बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा में मजबूती से आपने खड़ा करने में अपनी मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। ऐसा मुझे आपकी मेहनत पर पूर्ण विश्वास है
कि आपके माध्यम से बस्तर की आवाज जो दब जाती थी फिर से उठेगी और बस्तर के बहुत से लोगों को न्याय मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जगदलपुर। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।